अच्छा बेटा, अब इसमें जरा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरिटी बिट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें जी अब सर। ऑड पैरिटी में ये बताना है कि कौन सा करप्ट है कौन सा नहीं। और अगर करप्ट है तो इसके नीचे टिक लगाना है, करप्ट नहीं है तो इसके नीचे टिक लगाना है। ये प्लीज टिक क्रॉस वाला खेलना शुरू कर देना, ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। ठीक है। ऑड पैरिटी है, कौन सा गलत है? सर पहला गलत है। पहला गलत है, ठीक है। दूसरा? सर दूसरा सही है। फर्स्ट वन इज नॉट, पहला करप्ट है, ठीक है। दूसरा, एक दो तीन दूसरा चार नॉट पाँच, करप्ट और तीसरा भी करप्ट। ठीक हो गया। तो ये बस टिक लगाना है यहाँ पे। अच्छा है। इस कॉलम बेटा ये ध्यान से, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2-3 मिनट लग जाए कोई मसला नहीं। अच्छा, ए आर क्यू वाला, ये जरा क्वेश्चन देख लो किस टाइप के आते हैं। ए आर क्यू की ज्यादातर थ्योरी आती है, ठीक है, कि हाँ, वो एरर कैसे ट्रेस करता है, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी पड़ेगा। ये पैरिटी चेक की डेफिनेशन, चेक डिजिट, चेक सम, इनकी डिस्क्रिप्शन, 2 2 मार्क्स ईच। ठीक है। अच्छा बेटा, एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसमें उसने बताया हुआ नहीं है कि कौन सी पैरिटी मतलब इवन है या ऑड है, लेकिन उसने ये कहा है कि 3 आपने बाइट्स ट्रांसफर की, एक बाइनरी नंबर इनकोरेक्ट है, ठीक है। और आपने पैरिटी बिट से ये बताना है कि विच रजिस्टर ए बी सी, किस रजिस्टर की वैल्यू गलत है। कैसे बताएंगे? ये नहीं पता हमें इवन है ऑड है। जी बेटा, एनीवन इनमें से कौन सा रजिस्टर गलत है, उसकी वैल्यू बता सकता है? एक सर गलत है। तीसरा कैसे? सी। सर क्योंकि बाकी दो ऑड है और वो इवन है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक डिफरेंट होगा वो गलत है। ठीक है, तो इसका रजिस्टर सी जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यही बतानी है कि बाकी सब में इवन नंबर ऑफ वंस है और रजिस्टर सी में ऑड है, सॉरी बाकी सब में ऑड है, इसमें इवन है। तो वो आपकी एक्सप्लेनेशन इसमें आ गई। ठीक है। अच्छा बेटा, ये सारे टाइप से क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने कर लिए हैं, बाकी इसी की रिपीटिशन ही आएगी जो भी है। ये पैरिटी ब्लॉक आया हुआ है। इसमें पैरिटी बिट ऐड करनी है 0 1, ठीक है, इवन पैरिटी या 0 1 लगाना है। बाकी इसमें कुछ खास डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लेंगे। ठीक है, अब जरा टॉपिक पे चलते हैं। चेक सम। अच्छा बेटा, चेक सम इज बेसिकली इट, इसका वो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आती है तो आपने उसको डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना होता है। तो अब बेटा म्यूट कर देंगे माइक, टाइपिंग जो कर रहा है शोर बहुत आ रहा है। अच्छा, checksum is a technique to check if data has been changed or corrupted during data transmission. Data is sent in blocks and additional value the checksum is also sent at the end of the block of data. इसमें बेसिकली आप ये करते हो कि आप डेटा को पूरा पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करते हो, बाइट बाय बाइट नहीं करते हम। फॉर एग्जांपल 8 10 50 60 100 जितनी भी बाइट्स हमने डेटा सेंड करना, पूरा का पूरा ब्लॉक सेंड करते हैं। और उसकी बेस पे हम एक एडिशनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसको हम चेकसम कहते हैं, और उसको हम ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ लगा के भेज देते हैं। ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक सर डेफिनेशन है। ब्लॉक से क्या मुराद है? ब्लॉक ऑफ डेटा मींस बेटा बल्क ऑफ डेटा, अच्छा, मतलब तो वन ये सिर्फ वन चेकसम में होता है? हाँ, पैरिटी बिट में तो हम एक बाइट सेंड करते हैं ना। पैरिटी जी। ब्लॉक में आप 8 बाइट सेंड करते हो, इसमें और आप ए आर ज्यादा क्यू करते में? हो। बेटा ARQ डिफरेंट है। ARQ में एरर डिटेक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ डिलीवरी एरर चेक करता है कि डेटा डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, वो बाद ठीक में है। देखेंगे। इसमें ब्लॉक मीन्स आप वन हो सके 1 किलोबाइट का आप एक ब्लॉक भेज दो, ठीक है, या 64 KB का, जैसे आपका उसमें होता है डेटा पैकेट पे होता है, आप 64 KB का ब्लॉक पूरा भेज दो, तो ब्लॉक ऑफ डेटा पूरा, बल्क ऑफ डेटा आप सेंड करते हो। उसकी बेस पे हम एडिशनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो जो एडिशनल वैल्यू होती है वो चेकसम होती है। ठीक है।
अब चेकसम कैलकुलेट कैसे करना है, ये एक अलग से क्वेश्चन है, और एक अ, ये एरर कैसे ट्रेस करता है ये अलग से क्वेश्चन है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं इस डेफिनेशन के अलावा। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इतना बहुत है। ठीक है। कैलकुलेटिंग चेकसम, we'll assume that checksum block of data 1 byte is length this। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, ये याद करना है इसमें सिर्फ आपने। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली होता है सम ऑफ बाइट्स इज कैलकुलेटेड। आप पहले जो आप डेटा सेंड कर रहे हो उसकी बाइनरी वैल्यू डेनरी वैल्यू को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, मतलब जैसे आप ये समझ लो कि डेनरी को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, आप सम ऑफ बाइट्स पहले कैलकुलेट करोगे। और ये कैलकुलेशन हमने नहीं करनी, या आप ये सम हमेशा आपको दिया हुआ होता है। तो सम ऑफ बाइट कैसे कैलकुलेट हो रहा है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने ये चेक सम वाला काम करना है सिर्फ, कि ये जो सम ऑफ बाइट कैलकुलेट होगा फर्स्ट स्टेप पे, इफ इस सम ऑफ ऑल बाइट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 255, अगर उसकी वैल्यू 255 से सॉरी लेस देन इक्वल टू, अगर उसे लेस है मतलब 256 से छोटी है, तो फिर चेक सम की वैल्यू वही होगी जो सम की वैल्यू होगी। आगे एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 161 है ना, ये 161 आपके पास लेट्स सपोज, सॉरी नहीं, लेट्स सपोज आपके पास सम की वैल्यू 240 है। तो 240 क्योंकि 256 से छोटा है, तो इसलिए चेक सम के आपने कैलकुलेट नहीं करना, जो सम आएगा वही चेक सम की वैल्यू है। अदरवाइज आप ये काम करोगे, सम मॉड 256, मॉड फंक्शन किस लिए होता है? सर मॉड क्या होता है? बता रहा हूँ, मैंने लिख दिया। रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, आप सम की वैल्यू को 256 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली चेक सम का कैलकुलेशन का मेथड है। सम ऑफ बाइट्स आपको दी हुई होंगी, ये नीचे एग्जांपल में जैसे दिया हुआ। सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो एक्स है ये सम है। ठीक है, इज 1185, देन ट्रेसिंग थ्रू द एल्गोरिथम वी गेट दिस। अब क्योंकि 256 से बड़ी वैल्यू है, इससे हम उसको 256 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर है, ये आपका चेक सम आएगा। सर टेस्ट आप बना रहे हैं कल वाला? नहीं, मैं नहीं बना रहा। अच्छा। सर वैसे क्या कहते हैं, जरूरी है 256 से डिवाइड करना? हाँ, 256 चेक सम का एल्गोरिथम यही है। अच्छा, हर उसमें करना होता है? हाँ, सही है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन का कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आता है ये वाला, कि चेक सम एरर कैसे ट्रेस करता है। आपने चेकसम कैलकुलेट कर दिया, अब आप एरर कैसे ट्रेस करोगे? आपने अपने डेटा के साथ चेकसम की वैल्यू भेज दी, तो अगर डेटा में कोई भी चेंज आती है तो जो सम आएगा ना, रिसीवर भी यही सारा प्रोसेस दोबारा करेगा, वो भी सम कैलकुलेट करेगा, वो भी चेकसम निकालेगा। तो अगर वैल्यू चेंज होगी तो सम जो है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, सम की वैल्यू चेंज होगी तो चेकसम की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जब दोनों चेकसम डिफरेंट आएंगे तो इसका मतलब है कि एरर ट्रेस हो जाएगा। सिंपल वर्डिंग में इसकी ये कहानी है कि सेंडर ने जो काम किया वही रिसीवर ने किया। अगर दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब एरर है, अगर दोनों के आंसर सेम है तो उसका मतलब वो सही है। ठीक है, ये इसके 5 स्टेप्स हैं। द चेकसम फॉर द बाइट्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटेड, दिस वैल्यू इज देन ट्रांसमिटेड विद द ब्लॉक ऑफ डेटा। At the receiving end, the checksum is recalculated from the block of data received. This calculated value is then compared to the checksum transmitted, मतलब sender receiver दोनों values को compare करेंगे। If they are the same value, then the data was transmitted without any error. If the values are different, then a request is sent for the data to be retransmitted. अगर values different है तो receiver data discard कर देगा और sender को कहेगा कि data दोबारा भेजो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपने चेकसम में याद रखना है। बेटा ये क्लियर है? जी सर। उसके बाद आ जाए इको चेक पे। इको चेक में, अच्छा बेटा इसकी सिर्फ थ्योरी याद करनी है आप लोगों ने।
एको चेक हो गया, ARQ हो गया, चेकसम हो गया, इनकी सिर्फ थ्योरी याद करनी है। नाउ एको चेक एक टेक्निक ऐसी है जो यूज बहुत रेयर होती है, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत हैं, 3 ड्रॉबैक्स हैं इसके, ठीक है, और बहुत मेजर ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन ये है कि सिलेबस में आप पढ़ लेते हैं। echo check when data is sent to another device, this data is sent back again to the sender। ये काम हो रहा है, 3 स्टेप्स हो रहे हैं। सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर ने उसको वापस भेज दिया, विदाउट डूइंग एनीथिंग रिसीवर डेटा वापस भेज देगा। सेंडर दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा और उसके बाद वो उसको अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो वो उनको डिस्कार्ड करेगा। एक मिनट यार। सेंडर डेटा सेंड करेगा, रिसीवर बाउंस बैक कर देगा, विदाउट डूइंग एनीथिंग बाउंस बैक करेगा। सेंडर कंपेयर करेगा कि जो डेटा उसने भेजा है और जो रिसीवर से वापस मिला वो दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ठीक है, अगर डिफरेंट है तो डेटा वापस भेज देगा उसको। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है। मेथड रिलायबल नहीं है, बिकॉज अब सेंडर को हो सकता है कि डेटा जो उसके पास पहुंचा वो सही आया हो, लेकिन रिसीवर जब वापस भेज रहा था इस दौरान वो चेंज हो गया, तो सेंडर फिर उससे दोबारा उसको भेज देगा। तो इसलिए ये इतना रिलायबल मेथड है नहीं। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, खास तौर पे जब ये डेटा का साइज ज्यादा हो। लेट्स सपोज 1 GB का डेटा है, 1 GB उसको भेज रहा है, ये 1 GB वापस उसको भेज रहा है, ये दोबारा चेक करके दोबारा भेज रहा है। तो टाइम इसमें ज्यादा आपका उसमें लग जाता है और आपकी बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि आपका एक डेटा 3 दफा जाएगा अगर गलत होगा। तो ये इसके 3 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। फायदा इसका एक ही है कि रिसीवर को कुछ नहीं करना पड़ रहा, वरना अभी तक हमने जितने एरर चेकिंग मेथड देखे हैं सारे के सारे रिसीवर ही चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसमें यह है कि रिसीवर के पास कोई इतना हेडेक नहीं होता, वो डेटा वापस भेज देता है, सेंडर को ही सारा करना पड़ता है। बेटा ये क्लियर है? ये सिंपल सा मेथड था, इसमें बस इसकी ये 2-3 पॉइंट्स हैं। ये डायग्राम ही अगर आप समझ लें तो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं इसको। लास्ट वन इज चेक डिजिट। चेक डिजिट, अच्छा बेटा, इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये आता है कि किस टाइप के एरर ये ट्रेस कर सकता है। 2-3 इससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो जरा देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखें। चेक डिजिट इज द फाइनल डिजिट इंक्लूडेड इन द कोड, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल द अदर डिजिट्स इन द कोड। अच्छा, ये डिजिट होता है, एक डिजिट होता है, चेक सम एक नंबर होता है। तो डिजिट और नंबर में फर्क है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे सिर्फ नंबर्स यूज हो रहे हो। जैसे आपके बार कोड होते हैं, प्रोडक्ट कोड्स होते हैं, ISBN जो बुक का नंबर, बुक के ऊपर नंबर लिखा होता है, या व्हीकल आइडेंटिफिकेशन जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उनके ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये टेक्सचुअल डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बेटा क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये बेटा ट्रांसमिशन एरर चेक नहीं करता। चेक डिजिट यूज करता है डेटा एंट्री के दरमियान। जब आप फॉर एग्जांपल मैं अगर डेटा टाइप कर रहा हूँ, आपके मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, या लेट्स सपोज मैं किसी शॉप पे काम करता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सबके बार कोड एंटर कर रहा हूँ। तो बार कोड एंटर करते हुए अगर कोई मेरे से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसको ये ट्रेस कर लेता है। ठीक है, या आपने स्कैन करते हुए उसमें अगर कोई से गलत स्कैन कर दिया तो एरर ट्रेस करने के लिए चेक डिजिट यूज होता है। ठीक है। अब टाइपिंग के दौरान ये 4 टाइप्स के एरर होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है, बार कोड इज यूज टू ट्रेस विच टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है, सॉरी, चेक डिजिट इज यूज। ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। नेम 3 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कैन बी ट्रेस्ड थ्रू चेक डिजिट। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ, तो के एरर, क्योंकि डेटा एंट्री के दौरान होता है, तो डेटा एंट्री में आपके कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है, तो टाइपिंग करते हुए एरर किस तरह के हो सकते हैं? इनकरेक्ट आप गलत डिजिट एंटर कर दें,
फॉर एग्जाम्पल 5327 लिख दें 5307 के बजाय। ट्रांसपोजिशन एरर पे 2 डिजिट आगे पीछे लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ये 5037 था, इसको 5307 कर दिया। और ये जल्दी में टाइपिंग करते हुए मिस्टेक्स हो जाती है। ओमिटेड और एक्स्ट्रा डिजिट, आपने कोई डिजिट छोड़ दिया या एक्स्ट्रा डिजिट टाइप कर दिया, तो वो इस तरह के एरर्स हो सकते हैं। या फोनेटिक एरर्स, फोनेटिक एरर मीन जिनकी साउंड मिलती हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डिक्टेट कर रहा है, उसने 13 बोला, मैंने 30 लिख दिया, ठीक है, या उसने 16 बोला, मैंने 60 लिख दिया। तो इस तरह के फोनेटिक एरर होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है। तो इस तरह के एरर्स अगर आते हैं तो वो चेक डिजिट ट्रेस कर लेता है। अच्छा जी, अब चेक डिजिट कैलकुलेट कैसे होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, और ये आया हुआ भी है। और दूसरा एरर कैसे ट्रेस करता है वो भी आता है। बेटा एक इसमें दो मेथड है, ISBN 13, ठीक है, और एक मॉड्यूलो 11, ये दो इसकी टाइप्स हैं। ये आपने याद नहीं करना, ये आपको दिया हुआ होता है, ठीक है। ये जो 4 स्टेप्स दिए हैं ये आपको दिए गए होते हैं, आपने सिर्फ उसको देख के फॉलो करना है और उसका चेक डिजिट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको नंबर दिया हुआ है, ऑड डिजिट्स हैं, ये इवन डिजिट्स हैं, और ये आपका चेक डिजिट है, ठीक है। अब ये चेक डिजिट 9 कैसे कैलकुलेट हुआ है ये जरा देखते हैं। एड ऑल ऑड नंबर्ड डिजिट्स टुगेदर। अच्छा बेटा, ऑड नंबर्ड लिखा हुआ है, ऑड नंबर्स नहीं लिखा हुआ है। ऑड नंबर्ड का मतलब है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, 11th एंड इफ 13, सो ऑन। और इवन डिजिट का मतलब जो इवन पोजीशन में। ये पहला सब समझ आया या नहीं? इसमें गलती हो जाती है अक्सर। जी सर। अच्छा, पहले ऑड नंबर को ऐड करना है, फिर इवन नंबर को ऐड करना है, और इवन वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप में जो आपने ये आपके आंसर आए थे उनको ऐड कर दो और 10 से डिवाइड करो, ठीक है। 10 से डिवाइड करने के बाद आपने उसको, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका चेक डिजिट होगा। नहीं सॉरी, टेक द रिमाइंडर, इफ इट इज जीरो यूज दिस वैल्यू। अगर तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो फिर इसका मतलब चेक डिजिट आपका जीरो ही होगा। अदरवाइज सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम 10 टू फाइंड द चेक डिजिट। अदरवाइज आप रिमाइंडर को दोबारा 10 से माइनस करो, ठीक है। अब ये एग्जांपल देख लो, ऊपर नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, ऑड नंबर वाले ऐड कर दिए, 98308, अगेन जो भी आपका 8 नंबर है सबको ऐड किया, 36 आ गया। फिर इवन नंबर ऐड किए, उनको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हेलो। जी जी हेलो। जी, क्या हुआ? तो सर वो माइक चेक कर रहा था। चलो ठीक हो गया चेक। अच्छा अच्छा, उसके बाद इवन नंबर को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आंसर आ जाएगा आपके पास। दोनों को ऐड करके 10 से डिवाइड किया, ठीक है, आंसर आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। ये कितना बनता है, 36 प्लस 75 कितना बनता है? 111, 111 बनता है ना। अब 111 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा, ठीक है, इस 11 की जरूरत नहीं है। और इस रिमाइंडर को दोबारा 110 में से माइनस कर देना, ये आपका चेक डिजिट आएगा। अच्छा, अब इसमें इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। बेटा ये हार्ड कॉपी पड़ी है इसकी आपके पास? सर शायद पड़ी भी हो, अच्छा चलो, कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जरा कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताओ। ये स्टेप्स हैं, ठीक है, ये स्टेप्स हैं आपके, और ये नंबर है, चेक डिजिट कैलकुलेट करना। ये जरा जल्दी से कैलकुलेट करो ताकि फिर आगे चलो।
सर ये शायद मेरे ख्याल में ये तो दोबारा से 9 ही होगा। भरोसे नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप सम कितना आ रहा है? 32। सर आंसर 1 आ रहा है मेरे ख्याल से। 1 आ रहा है। अच्छा। सर क्योंकि रिमाइंडर 9 है, फिर उसको 10 से माइनस करेंगे हाँ, तो 1 उसको आ 10 से माइनस करना है, ठीक है। ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी सेकंड स्टेप की? 9 4 13, 13 16 सर 29। जब डिवाइड 10 से डिवाइड करते हैं तो 111 आता है। नहीं मतलब डिवाइड करने के बाद जो है सही कह रहे सर, 11.9 सही आता कह रहे। ये बड़ा 57 हो गया सम, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 89। जरा देखना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। 89 आएगा सम दोनों का। उसको डिवाइड करेंगे 10 से, और रिमाइंडर आएगा आपके पास 9। हाँ, उसको 10 है। सर में से 89 माइनस नहीं करेंगे। आएगा, कितना आ रहा है? 87 आता है। 87 कैसे आ रहा है? 32 तो प्लस मुझे 57 है ना? अगर तो सर 87 है 89 तो ही आता है। 87 है तो रिमाइंडर 9 कैसे आ गया? हाँ ठीक है 89 आता सर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात। अच्छा बेटा, ये तो आपके स्टेप्स हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये आपका चेक डिजिट हो जाएगा, ठीक है। ये मॉड्यूलो 11 इसका दूसरा एल्गोरिथम है। अगेन स्टेप्स नहीं याद करने हैं इसमें आपने, ये स्टेप्स आपको दिए होते हैं। वो आपको ISBN 13 दे सकते हैं, या आपको मॉड्यूलो 11 दे सकते हैं, कोई भी स्टेप्स दे सकते हैं, ठीक है। सर इस ये पेपर में इनमें से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं बेटा या वो आपको बताएंगे जो कि कब जो करना है? आपको बताएंगे मेथड, आप वही फॉलो करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें इसका एक आध क्वेश्चन आया था ठीक है शायद, वो सर। देख लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये इसका पास पेपर क्वेश्चन आया था। ये मॉड्यूलो 11 वाला मेथड है मेरे ख्याल, हाँ वही है। इसमें आपको स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। A 7-digit number has an extra digit on its right called the check digit, ठीक है। ये डिजिट पोजीशन दी गया ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ये आठवां वाला ये वाला चेक डिजिट होगा। कैलकुलेट कैसे करना है, ये इसके स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये आपको दिए हुए होते हैं स्टेप्स। अच्छा, अब इसमें इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? ईच डिजिट इन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिजिट पोजीशन, ठीक है। डिजिट पोजीशन से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। डिजिट पोजीशन फॉर एग्जांपल 4 की डिजिट पोजीशन क्या है? 4। डिजिट पोजीशन क्या है? 4 है ना सर? 1 है ना? डिजिट पोजीशन बेटा ये वो पहले नंबर पे आएगा ना। बात समझ आई? अच्छा उस अच्छा हाँ नहीं नहीं, सर वो मैं ऊपर वाला देख रहा था, सॉरी। उसके बाद प्लस 2 into 2 2 into 2 होगा। प्लस 4 4 इंटू इंटू थ्री थ्री अगला थ्री इसको इंटू डायरेक्ट फोर कर, या डायरेक्ट 4 कर देते हैं इसको। 4 into 1 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 4 फिर इंटू टू आएगा। 4 4 आएगा। 4 into 3 फिर 12 आ 12, जाएगा। 6 फिर 12 वन फिर 4 फिर 20 इंटू फोर 4। 4 5 into 25, फिर 5 25 25। जीरो फिर तो जीरो ही 0। रहेगा। फिर 0 8 7 56, ठीक है। फिर जी। हाँ। इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20, 24। 24 प्लस 56 कर लेते हैं 80। 80 प्लस 25 105, ठीक है। ये आपके पहले दो स्टेप्स हो गए। आपने हर उसको डिजिट पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, 7 रिजल्ट्स ऐड हो गए। टोटल को 11 से आप डिवाइड करना है, ठीक है। और रिमाइंडर जो होगा वो आपका चेक डिजिट होगा। इसमें फिर माइनस माइनस कुछ भी नहीं करना। 11 9 99, रिमाइंडर आपके पास 6 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। तो ये आपका चेक डिजिट आएगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये इसमें देखिए, रिमाइंडर हो सकता है आपका 10 आ जाए, क्योंकि 11 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 10 आ सकता है। इन दैट केस आप उसमें एक्स लिखोगे, ये रोमन 10 है, ठीक है। क्योंकि चेक ठीक डिजिट सर। में एक डिजिट आता है, तो आप 10 ओके। में दो डिजिट होते हैं।
तो ये इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, ये इसका आंसर आएगा और बस अल्लाह अल्लाह है। नहीं तो फिर 6 को हम रोमन नंबर में नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, 6 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिर्फ वो 10 है, 6 ये सिर्फ ऊपर दिया हुआ, सिंगल डिजिट है। ये ऊपर लिखा हुआ है बेटा, 6 सिंगल डिजिट है, 10 में 2 डिजिट्स होते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरे में उसने ये पूछा है कि इसका आंसर 10 आ रहा है, तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है, इस एक्स को इग्नोर करके आपने चेक डिजिट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आंसर रिमाइंडर अगर 10 आ रहा है तो ये आंसर सही है, वरना गलत है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप उसका सोल्यूशन भी लिख सकते हो, ऊपर कैलकुलेशन करके जो रिमाइंडर आए तो साथ उसमें लिख दो इट इज नॉट इक्वल टू 10, मतलब वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है सर, मतलब जो जिस तरह हम ऊपर हमने सॉल्व किया बस वही नीचे लिख देंगे। हाँ वही करना है। ठीक है, ऊपर जैसे सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये तो आसान है वैसे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर बाकी जीरो और जीरो जीरो। जीरो है। उसके बाद ये 4 6 जा 24, 5 7 और जा 35, 5 7 3 5। तो कितने हो गए, 7 12 19 19 और 24, 43 43 48 और 78। सही किया मैंने, 19 47। हाँ ठीक है। इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आएगा 1। ठीक है। 75 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 7 का 77 होता है ना, तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपके पास 1 आएगा, विच इज आगे बस आपने लिखना है इज नॉट इक्वल टू 10, दैट्स व्हाई द आंसर इज इनकरेक्ट। बेटा ये समझ आया। जी सर। चलो जी सर। ए आर क्यू देख लेते हैं, ये सिमेट्रिक है, इसको छोड़ दो यार, ये ए आर क्यू। अच्छा बेटा, ए आर क्यू लास्ट हमारा मेथड है। ए आर क्यू मेथड बेसिकली उसके लिए नहीं होता, एरर डिटेक्शन नहीं यूज करता ये, मतलब एरर डेटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ वो ये नहीं देखता, ए आर क्यू का अपना काम नहीं है। और तो इसलिए इसकी बस ये थ्योरी ही याद करनी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। ये यूज करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स इन टाइम आउट। ठीक है, सो टाइम इंटरवल अलाउड टू लैप्स बिटवीन एन एक्नॉलेजमेंट, ये 3 चीजें यूज करता है। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि डेटा सही ट्रांसमिट हो गया है, मतलब रिसीवर के पास पहुंच गया। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है जिसमें वो इसका मतलब है कि डेटा रिसीवर तक नहीं पहुंचा, या सॉरी गलत डेटा पहुंचा है। और एक टाइम आउट होता है जो टाइम हो, मतलब सेंडर तक एक्नॉलेजमेंट पहुंची है या नहीं पहुंची, वो एक टाइम रखते हैं 30 सेकेंड्स का उस तरीके में। ये आप लोग ये व्हाट्सएप वगैरह में यूज होता है, ये सिंगल टिक वाला देखा है ना, सिंगल टिक डबल टिक वाला। जी जी। ठीक है, वो मैसेज सेंड हो जाता है तो सिंगल टिक हो जाता है, तो दैट वो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है रिसीवर की तरफ से कि उसको मैसेज मिल गया। ठीक है। तो ये बेसिकली वो ये ए आर क्यू की टेक्निक होती है। अच्छा जी, receiving device receives an error detection code as part of data transmission that is typically CRC। अच्छा, एरर डिटेक्शन ARQ का काम नहीं है, CRC जो हमने कल पढ़ा था, वो जो नंबर ऑफ वंस काउंट करता है कि कितने हैं, उनको हेक्साडेसिमल वैल्यू साथ भेज देता है। ठीक है। तो ये ARQ से एरर डिटेक्शन होगी, सॉरी CRC से होगी। ARQ एरर डिटेक्शन नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई या नहीं आई। सर जी फिर सर। से एक चलेंगे बार फिर से। एक्सप्लेन कर दें। बेटा यूजर ने डेटा भेजा, फॉर एग्जांपल ये उसका डेटा था। ठीक है। उसके बाद उसने सीआरसी वैल्यू उसकी भेज दी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो बी वैल्यू भेज देगा। ये सेंडर ने वैल्यू भेज दी उसको। अब रिसीवर डिवाइसेस रिसीव एन एरर डिटेक्शन कोड एज पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब रिसीवर चेक करेगा उसमें कि उसकी वैल्यू भी सेम है या नहीं है, सीआरसी की वैल्यू दोनों की सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब एरर ट्रेस नहीं हुआ। अब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंड बैक टू द सेंडिंग डिवाइस, तो वो उसको सेंडर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। और अगर एरर ट्रेस हो गया, मतलब उसका सीआरसी की वैल्यू बी नहीं आई, उसकी जगह सी आ गया, कुछ हो गया,
तो इन दैट केस वो उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और उसको कहेगा कि दोबारा डेटा भेजो। ठीक है। टाइम आउट इसलिए होता है क्योंकि रिसीवर को एक्नॉलेज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। ये नहीं कि सेंडर डेटा वो भेज के तो वेट ही करता रहे कि रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो वो टाइम आउट इसलिए होता है। ये सेंडर सेट कर देता है, 30 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, जो भी हो सकता है। अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती उसको उस टाइम के दौरान, तो वो उसको ऑटोमेटिकली रीसेंड कर देता है। जब तक उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती वो डेटा सेंड करता रहता है। अगर आप व्हाट्सएप को नोटिस करें तो व्हाट्सएप भी यही करता है, जब तक आपका डेटा सेंड नहीं होता वो रीसेंड की ट्राई करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नेट बंद करके या मेरे पास अगर डेटा कनेक्शन नहीं है, मैं अपने रूम से बाहर जाता हूँ, मैं किसी को व्हाट्सएप मैसेज बाहर जाके टाइप कर देता हूँ, वो मैसेज सेंड करने की व्हाट्सएप ट्राई करता रहेगा। मैं जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होऊंगा मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, मैसेज सेंड हो जाएगा। तो बेसिकली ये काम होता है जब, क्योंकि उसको मेरे मोबाइल को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली होती मैसेज सेंड होने की, तो वो ट्राई करता रहता है बार बार। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो प्री डिटर्मिन्ड नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस देखती हैं, रीट्रांसमिशन की कुछ ट्राई करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक मैसेंजर अगर आप देखें, अगर वो उसमें 2-3 बार ट्राई करता है उसके बाद आप उसको मैनुअली रीसेंड करते हो, वो रीसेंड नहीं करता उसके बाद। ठीक है। ये मोबाइल फोन नेटवर्क में यूज होता है आमतौर पे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी व्हाट्सएप, नाम नहीं लिखना बेटा व्हाट्स किसी एप्लीकेशन का, व्हाट्सएप वगैरह का, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। बेटा क्लियर है? जी सर। चलो कोई क्वेश्चन है जी तो सर। पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। न्यूमेरिकल बेस जो थे बेटा बेटा मैंने आपको करा दिए। पैरिटी चेक का न्यूमेरिकल आता है, चेक डिजिट का न्यूमेरिकल आता है। बाकी जो ए आर क्यू है या चेक सम है, चेक सम का न्यूमेरिकल नहीं आता, कैलकुलेट करने को नहीं देते आपको, वो सिर्फ ये ये पूछते हैं ARQ का कैसे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर? बेटा ये 4 मार्क्स का आता है, ये अगर सारा आया तो। इसमें सारे पॉइंट्स तो इनमें लिखने नहीं से होते, पहले 4 पॉइंट जरूरी हैं। ठीक है ये ठीक। वाले CRC वाले भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये इसका काम नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि ठीक है। कोशिश करना कि अपनी वर्डिंग में इसको थोड़ा सा पैराग्राफ की फॉर्म में कर देना। ये मैक्सिमम फोर सही है फोर सर। मार्क्स का आया हुआ है अभी तक। आमतौर पे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछते हैं। ठीक है सर। ठीक है। चलो कल बताना टेस्ट कैसा हुआ और क्या आया था उसमें। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके बाय। ओके अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।